नमस्कार, मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ देश की बात में। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी होगी। बीजेपी आज 6:30 बजे ये लिस्ट जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को उम्मीदवार बनाने जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का भी गढ़ रहा है और ममता बनर्जी की सियासी सफलता भी यहीं से जुड़ी हुई है। भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन के जरिए ही उन्होंने लेफ्ट की सरकार को उखाड़ फेंका था। और सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, अगर नंदीग्राम से उतारा जाता है शुभेंदु अधिकारी को तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि दीदी से टक्कर लेंगे वहां पर, क्योंकि ममता बनर्जी पहले ही बोल चुकी हैं कि वो वहां से चुनाव लड़ रही हैं। बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प मुकाबला होगा नंदीग्राम का, क्योंकि हम जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है। अधिकारी जो पूरा परिवार है वो पूर्वी मिदनापुर में काफी प्रभावशाली है, असर उनका काफी है। और नंदीग्राम से ही ममता बनर्जी के सत्ता में आने की शुरुआत हुई थी। वहां पर शुभेंदु अधिकारी कंधे से कंधा मिलाकर ममता बनर्जी के साथ खड़े रहे थे और वही नंदीग्राम का आंदोलन था जिसके चलते तृणमूल कांग्रेस ने जो है 30 साल से चला आ रहा लेफ्ट पार्टियों का शासन खत्म किया था। अब ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी ये कह चुकी है कि भवानीपुर छोड़कर वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। और शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी नेताओं को ये कहा था कि अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो वो कम से कम 50,000 वोटों से ममता बनर्जी को हराएंगे। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी का दावा है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी की चुनौती है। तो ऐसे में नंदीग्राम सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। और बीजेपी ने अपनी जो यात्राएं निकाली हैं, वीडियो रथ निकाले जिसमें कि बंगाल की जनता से सुझाव मांगे हैं, उसमें यह बताया गया है कि नंदीग्राम के लोगों के बड़े संख्या में सुझाव इस बात को लेकर के आए हैं कि वहां पर औद्योगिकीकरण की दौड़ में जो पीछे छूट गया है नंदीग्राम और उसके आसपास का इलाका, उनको दोबारा उस दौड़ में वापस आना है। तो ये एक बड़ा विसंगति भी आप कह सकते हैं कि आंदोलन जो है SEZ के खिलाफ वहां पर हुआ था, जिसके चलते TMC सत्ता में आई थी, और अब वहां के लोग चाहते हैं कि औद्योगिकरण होना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में होगा, ऐसा बीजेपी सूत्र हमें बता रहे हैं। इसके साथ साथ अब से कुछ देर बाद बीजेपी पहले जो 2 चरण है पश्चिम बंगाल के, उनके लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करने जा रही है। अखिलेश, लेकिन जिस तरह से दोनों ही TMC में रहे हैं और अभी अभी शुभेंदु अधिकारी ने छोड़ा है बीजेपी के साथ जाने के लिए, ऐसे में क्या ये समझा जाए कि काफी मुश्किल यहां पर होगा, चाहे ममता बनर्जी हो या फिर शुभेंदु अधिकारी हो, दोनों के बीच? देखिए, ममता बनर्जी का नंदीग्राम जाने का जो फैसला है उसके पीछे वजह हमें समझनी होगी। पहली बात तो यह है कि नंदीग्राम जाने से वो जो पूर्वी मिदनापुर का पूरा आसपास का इलाका है, जो कि अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है, काफी ज्यादा उनका प्रभाव है, वहां पर वो सीधा संदेश देना चाह रही है कि तृणमूल कांग्रेस मेरी है और आप जो अभी तक समर्थन देते आए अधिकारी परिवार को, वो दरअसल मेरा समर्थन था। तो ये सीधा संदेश उनके पास है। और दूसरा वो ये कहना चाह रही है कि जिस तरह से बीजेपी ने उम्मीद लगाई है शुभेंदु अधिकारी पर कि वो वहां पर आसपास की जितनी भी सीटें हैं, जो 35 से 40 सीटें वहां की हैं, वो उनकी झोली में डालने का जो दावा शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं, तो क्या वाकई वो अपने दावे पर खरा उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे, ये दूसरी एक देखने की बात होगी। तो ये इसीलिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्यों नंदीग्राम जाने का फैसला ममता बनर्जी ने किया है। ये भी एक देखिए दिलचस्प बात राजनीति में कि वो नंदीग्राम जो पूरा TMC को सत्ता में लाने के लिए पिछले 10 साल से सबसे बड़ा योगदान जिसका रहा है पूरे आसपास के इलाके का, वहीं पर अब कांटे की टक्कर होने जा रही है। और वही शुभेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के सबसे विश्वस्त भरोसेमंद माने जाते थे, अब वो उनके खिलाफ खड़े होकर के बीजेपी को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब कुछ ही देर में बीजेपी ऐलान कर सकती है वहां पर किनको टिकट दे रही है, और शुभेंदु अधिकारी को सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम से टिकट मिल सकता है और सीधा सीधा वो ममता बनर्जी से टक्कर लेंगे। लेकिन देखते हैं कुछ देर में ऐलान में क्या क्या होता है। इस बीच आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होना उनके लिए स्वर्णिम पल है, इसका उन्हें काफी दिनों से इंतजार था। उन्होंने कहा कि एक खास पार्टी में खास लोगों की ही सेवा होती थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही राज्यसभा की सदस्यता से राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान ही अचानक इस्तीफा दे दिया था।
तरक्की चाहती है, करप्शन नहीं चाहती है, हिंसा नहीं चाहती है। तो आज बंगाल की जनता एक असली जनता के परिवर्तन के लिए तैयार है। पहले जो परिवर्तन हुआ था वो सत्ता का परिवर्तन हुआ था, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं हुआ था। अब व्यवस्था का परिवर्तन होगा और सत्ता का भी परिवर्तन। चुनाव लड़े या ना लड़े, मगर चुनाव की प्रक्रिया में हम सक्रिय रहेंगे। और कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस मौके पर किसानों ने आज कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे तक जाम किया। ये जाम सुबह 11 बजे से शुरू हुआ था। इस दौरान उन्होंने टोल कलेक्शन नहीं होने दिया। इसके अलावा देश के बाकी शहरों में भी किसानों ने अपने घरों और दफ्तरों पर काले झंडे फहराकर विरोध किया। हालांकि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ज्यादा किसान नहीं जुटे। वो किसान नेता राकेश टिकैत भी वहां पर नहीं पहुंचे। कुछ और जगहों पर भी किसानों ने जाम लगाने की कोशिश की, लेकिन किसानों की कम संख्या की वजह से ज्यादा असर नहीं हुआ। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और आज इसी के चलते जो देश के अलग अलग जगहों पर किसान ने चक्का जाम का एक आह्वान किया था। मैं इस वक्त ईस्टर्न पेरिफेरल के गाजियाबाद के दोहाई एक गांव है, वहां पर इस समय मौजूद हूं और ये आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो है वो ईस्टर्न पेरिफेरल है। यहां से जो है वो गाड़ियां पलवल की तरफ और सोनीपत की तरफ में जाती हैं। ये आप देखिए कि ईस्टर्न पेरिफेरल को तो बंद कर दिया गया है और पुलिस भी यहाँ पर तैनात है, लेकिन जिस तादाद की हमें उम्मीद थी कि शायद यहाँ पर किसान एक बड़ी तादाद में आएंगे और वो चक्का जाम करेंगे, हमें ये भी सुबह बताया गया था कि राकेश टिकैत खुद यहाँ पर आकर चक्का जाम का नेतृत्व करेंगे, तो यहाँ पर वो तादाद किसानों की हमें नहीं दिखी। यानी छुटपुट तरीके से जो है वो किसानों ने चक्का जाम करने की कोशिश की अपने अपने क्षमता के मुताबिक। हमने सुना कि जो यहाँ से जो डासना है, जो डासना के पास में भी कुछ किसानों ने चक्का जाम करने की कोशिश की, लेकिन उनकी तादाद वहाँ पर काफ़ी कम थी, तो इसके वजह से थोड़ी देर वहाँ पर वो बैठकर उसके बाद में चले गए। जिस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर भी ये कहा जा रहा था, पुलिस को भी शायद आशंका इस बात की थी कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में किसान आएंगे। हमें भी ये बताया गया था कि यहाँ पर किसान चक्का जाम में हिस्सा लेंगे, लेकिन ना तो किसान यहाँ पर उस तरीके से आए और ना ही जो उनके नेता हैं राकेश टिकैत वो यहाँ पर पहुँचे। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की थी तो ये बताया गया था कि 2 बजे के बाद वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये भी बताया गया है कि मुजफ्फरनगर में जो है वो एक वहाँ पर ट्रैक्टर रैली है, तो उसको वहाँ पर वो गए हुए हैं और उस ट्रैक्टर रैली में भागीदारी कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये कहा गया था कि मुजफ्फरनगर से हो सकता है कि ईस्टर्न पेरिफेरल जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं वहाँ पर वो आएँ, लेकिन यहाँ पर भी नहीं आए हैं। और चूँकि अब ये पुलिस ने एहतियात के तौर पर ईस्टर्न पेरिफेरल को बंद कर रखा है, तो ये आप देखिए कि पूरी तरीके से बंद है। कोई भी वाहन यहाँ से, अगर हम दोहाई की बात करें तो यहाँ से नहीं एंट्री कर पा रहे हैं। और किसान आंदोलन को और तेज करने के लिए मुजफ्फरनगर के रामराज से ट्रैक्टर रैली की शुरुआत हुई। ये ट्रैक्टर रैली उत्तराखंड से होते हुए बरेली के रास्ते 27 मार्च को गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी। रैली की शुरुआत किसान नेता राकेश टिकैत ने की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन ने घर घर जाकर किसानों को रोकने की कोशिश की थी। उत्तराखंड को होती हुई पीलीभीत उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले इसमें रहेंगे और इसमें कई बड़ी बड़ी मीटिंगें बीच में होंगी रास्ते में, और ये 27 तारीख को ये गाजीपुर पहुंचेगी। अच्छा, इस उद्देश्य क्या है इस करार? अरे उद्देश्य तो ये है कि एक तो पता चल जाएगा प्रशासन का वो छेड़खानी कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसका पता चलेगा। जैसे यहाँ पे है घर घर जाकर ट्रैक्टर रोके इन्होंने, तो पता चलेगा ना कि अभी प्रशासन का दिमाग ठीक नहीं है, आगे करना पड़ेगा ठीक। पता रणनीति बनाई जा रही है आगे आंदोलन को लेकर? रणनीति है, गाजीपुर पर चल रहा हमारा वो आंदोलन। 100 दिन आंदोलन को हाँ हो गए तो अगले साल ही सर्दी तक जाएगा, निपटा का मामला।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एक निजी अस्पताल पर आरोप है कि एक 3 साल की बच्ची को ऑपरेशन के बाद बिन पेट में टांके लगाए डिस्चार्ज कर दिया गया, जिससे अस्पताल के बाहर ही बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के माता पिता का आरोप है कि प्रयागराज के एक नामी निजी अस्पताल में उनकी बच्ची के 2 ऑपरेशन हुए। अस्पताल ने उनसे 5 लाख रुपए मांगे, जो वो दे नहीं सके, जिसके बाद डॉक्टरों ने बच्ची को बिना टांके लगाए ही डिस्चार्ज कर दिया और उसकी मौत हो गई। वहीं निजी अस्पताल ने अपनी सफाई में कहा है कि 16 दिनों तक बच्ची का इलाज बिना पैसे के किया गया। आगे के इलाज के लिए उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर किया गया था। बाल अधिकार संस्था ने इस मामले की रिपोर्ट मांगी है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कि बच्ची 15 तारीख को एडमिट हुई थी वहाँ और उसका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसको SRM के लिए रेफ़र किया गया था, परंतु ये लोग चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसको एडमिट किए थे, वहाँ भी उसका इलाज हुआ था और फिर वापस मेड सिटी लाए थे, जहाँ गेट पे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण की जांच करने के बाद पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। बाकी जो विधिक कार्रवाई है की जा रही है।